वेलकम सभी को वापस से हमारे चैनल पे। मेंस के पेपर डिस्कशन के बाद हम लोग वापस आ गए अभी एडवांस्ड के पेपर डिस्कशन लेके। तो मतलब आप सोच सकते हो कि इन सब पेपर्स के सॉल्यूशंस तो ऑलरेडी अवेलेबल है नेट पे, तो इसमें खास क्या होगा। तो इसमें कुछ ऐसा सच खास तो नहीं होगा, बट आई फील स्टूडेंट्स अगर किसी एक इंसान को सॉल्व करते हुए देखें, अगर कोई एक बंदा उनके सामने क्वेश्चन सॉल्व कर दे तो उनको एक आइडिया लग जाता है, कुछ इंसाइट्स मिलते हैं कि मेरे सामने क्वेश्चन आ गया तो अप्रोच कैसे करें। इस सिमिलर लाइक चेस, अगर चेस में किसी प्लेयर को अगर अच्छा बनना हो, इंप्रूव करना हो परफॉर्मेंस पे, तो दे कीप ऑन वाचिंग डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स कि एक्चुअल प्लेयर्स अच्छे से कैसे compete करते हैं, कौन से प्लेयर ने कैसा मूव किया, कैसे सोचा। तो आई फील प्रॉब्लम सॉल्विंग भी काइंड ऑफ कुछ ऐसा ही है। एक इंसान को अगर आप देख लोगे कि कैसे वो क्वेश्चन को अप्रोच कर रहा है, उससे आप काफ़ी कुछ इंसाइट्स गेन कर सकते हो। तो मेरा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही है कि आप लोग देखो कि मैं कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच कर रहा हूँ। एक टीचर ने आपको क्वेश्चन समझा दिया तो आपको उससे कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, बट वो कॉन्सेप्ट अप्लाई कैसे करना है वो सीखने के लिए आपको आर्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग मास्टरी करनी पड़ेगी। तो इस सीरीज़ का मेरा मोटिव यही है। 2018 जो कि मेरा साल था एडवांस्ड का, मेरे लिए काफ़ी स्पेशल पेपर है। बहुत सारी गलतियाँ मैंने की है, मैं वो सब आपको बता दूंगा। कुछ क्वेश्चन मुझे याद है, सब कुछ तो याद नहीं है, 7 साल पहले की बात है। तो जो जो मुझे याद है मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ पे मैंने गलतियाँ की थी। 18 से लेके 24 तक 7 ईयर्स के जितने भी 2 पेपर्स थे, पेपर 1 पेपर 2, मैं सबको डिस्कस करूँगा। टोटल 14 पेपर्स का सीरीज़ लेके मैं इस चैनल पे अपलोड करने वाला हूँ। आज हम लोग शुरू करेंगे 2018 का पेपर 1, एकदम प्रॉपर जैसे कि एग्ज़ाम टेम्परेमेंट पे मैं देने वाला था एज ए स्टूडेंट, या फिर मैंने दिया था एज ए स्टूडेंट। सिमिलरली मैं अभी भी ऐसे ही अप्रोच करूँगा। तो एज ए टीचर नहीं, मैं एज ए स्टूडेंट अप्रोच करूँगा। कुछ क्वेश्चन अगर मुझे रियल टाइम में नहीं आ रहा हो, बिकॉज ऑफ द प्रेशर, टाइम प्रेशर, मैं टाइमर लगा के करने वाला हूँ। अगर रियल टाइम में मुझे नहीं आ रहा हो, मैं स्किप करूँगा एंड आई प्राइमरीली फोकस ऑन मार्क्स। ठीक है, तो आप ये मान के चल सकते हो कि जो AIR 1 है उनसे उससे भी सारे सवाल तो पेपर में नहीं बनते हैं, कुछ ना कुछ छूटता ही है। तो डेफिनेटली अगर आपको कुछ क्वेश्चन टफ लगे तो उस पर स्टक नहीं होना है, उसको स्किप करके आगे बढ़ना है और ये मोटिवेशन के साथ जाना है ताकि मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकूँ। मैं पहले अटेम्प्ट करूँगा, फिर मैं देख लूँगा कि कौन से क्वेश्चंस मैंने छोड़ा है, वापस से उनको अटेम्प्ट कर दूँगा। ठीक है, शुरू करते हैं। चलो टाइमर ऑन करते हैं। चलो तैयारी शुरू करते हैं। पहला एक बार पेपर मिलते ही पहले एक बार देख लो कि पैटर्न क्या दिया गया है। मुझे याद ही है वैसे पैटर्न तो, क्योंकि 6 क्वेश्चंस था पहले। फुल मार्क्स +4 मतलब पार्शियल मार्किंग्स अवेलेबल थे, -2 नेगेटिव मार्किंग पे है। तो सेक्शन 1 का ही मार्किंग स्कीम यहाँ पे है। बस शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m, जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स अब नोट कर लो। मास दिया गया है, डिस्टेंस दिया गया है, पोटेंशियल का एक फंक्शन दिया गया है और बोला गया है कि एक पॉजिटिव कांस्टेंट है। दिस पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट बोला गया है। रेडियस r दिया है, मतलब ये काइंड ऑफ वैसा बन जाएगा कि पोटेंशियल का फंक्शन दिया गया है kr²/2, तो मुझे इससे फोर्स का इक्वेशन मिल जाएगा, सेंट्रल फोर्स का इक्वेशन विच इज़ डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो विच इज़ -kr, और यही kr मेरा सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। मैं थोड़ा फास्ट सॉल्व करने वाला हूँ क्योंकि मैं रियल टाइम क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो अगर v में देखूँ तो v मेरा आ जाएगा √k/m r है ना। तो v अगर मिल गया, मेरा ऑप्शन में एक v है तो वो हट जाएगा, ये दूसरा v मेरा मार्क करके आगे बढ़ जाऊँगा मैं। अब नेक्स्ट दिया गया है कि l क्या है, एंगुलर मोमेंटम, तो अबाउट o दिया गया है, मतलब अबाउट सेंटर पूछा है। तो सर्कुलर मोशन में है तो mvr तो वैलिड ही है। v का वैल्यू हो जाएगा k/mr, साथ में r, तो ये बन जाएगा √m टाइम्स k r²। तो आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन बन चुका है, मैकेनिक्स का सवाल था। सेकंड क्वेश्चन, फोर्स वेक्टर दिया गया है क्या, αTik + βjk। अच्छा, मास 1 kg है। देखो मैं पहले ही मेरा नज़र फोर्स पे गया था, मास पे नहीं गया, क्योंकि एक एक्सप्रेशन दिख गया ना मुझे पता है कि यहाँ से कुछ ना कुछ निकलने वाला है। नेक्स्ट अल्फ़ा दिख गया मुझे, बीटा दिख गया मुझे। अल्फ़ा बीटा का क्वेश्चन वैल्यू दिया गया है 1 सेकेंड पे, टॉर्क टाउ दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स है ट्रू बोला है, रॉन्ग नहीं बोला है। ठीक है, तो एफ का वैल्यू मुझे पता है αTik + βjk, उसमें वैल्यूज़ डाल दो। अल्फ़ा का वैल्यू 1 है, बीटा का वैल्यू 1 है, तो ज़रूरत नहीं है अल्फ़ा बीटा लिखने की। यहाँ पे ऑप्शन में भी मुझे कहीं पे अल्फ़ा बीटा नहीं दिख रहा है, तो हटा दो उनको। फोर्स दिया गया है, टॉर्क चाहिए, टॉर्क अगर चाहिए तो मुझे r+f चाहिए, तो r चाहिए। फोर्स दिया गया है तो मास मेरे पास पता है 1 kg, एक्सेलरेशन यहाँ से बहुत ही आराम से निकल जाएगा, विच इज़ tik + jk। अगर एक्सेलरेशन पता है तो वेलोसिटी निकल जाएगा, इसका इंटीग्रेशन विच इज़ t²/2ik + tjk। अगर वेलोसिटी निकल गया तो यहाँ से मिल जाएगा मुझे डिस्प्लेसमेंट, विच इज़ इसका इंटीग्रेशन t² / 6ik + t² /
टू जे कैप। तो ये मिल गया एस का इक्वेशन। अगर एस मुझे पता है, एफ मुझे पता है, ए पता है, वी पता है, एस मतलब यहाँ पे बेसिकली आर वेक्टर ही मान लो। तो आर क्रॉस एफ चाहिए मुझे, तो आर क्रॉस एफ अगर मैं करूँ ये मिल जाएगा मुझे टॉर्क। तो यहाँ से आई क्रॉस आई ज़ीरो हो जाएगा, आई क्रॉस आई ज़ीरो है, आई क्रॉस जे मिल जाएगा मुझे के, इसका वैल्यू आ जाएगा टी क्यूब बाई 6 के कैप। नेक्स्ट मुझे दिख गया यहाँ पे टी स्क्वायर बाई 2 जे, जे क्रॉस आई हो जाएगा माइनस के, तो माइनस टी स्क्वायर बाई 2 के कैप। तो ये यहाँ से निकल के आ जाएगा माइनस टी स्क्वायर और टी क्यूब है ना। तो यहाँ पे एक टी क्यूब, ये डायमेंशन गलत क्यों आ रहा है, अच्छा टी स्क्वायर बाई 2 इंटू थी, हाँ टी क्यूब आ जाएगा, सही बात है। तो अब यहाँ से मुझे टी का वैल्यू पुट करना है, तो ये मुझे मिल जाएगा माइनस टी क्यूब बाई 3 के कैप। एलसीएम कर लो इसका, मतलब पता ही है पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 6 का पाई बाई 3 होता है, तो 1/2 माइनस 1/6 का 1/3 होगा। तो यहाँ से माइनस टी क्यूब बाई 3, तो टॉर्क का वैल्यू आ जाएगा 1 सेकेंड पे 1/3 माइनस 1/3 के कैप। तो 1/3 न्यूटन मीटर मैग्नीट्यूड हो गया, प्लस के गलत है। वेलोसिटी ऑफ द बॉडी है टी, 1 सेकेंड पूछा गया है, 1 पुट कर दो इस पर तो आ जाएगा हाफ आई कैप प्लस जे कैप, तो हाफ आई कैप प्लस जे कैप सही है। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट 1 सेकेंड, तो 1/6 आई कैप प्लस हाफ जे कैप, ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा है तो ये भी गलत है। सेकंड क्वेश्चन बन गया। ढंग का पेपर था, 18 का मुझे याद ही, आसान सा पेपर था। तो मैंने जब लास्ट टाइम अटेंड किया था उसके बाद मैं पहली बार आज वापस अटेंड कर रहा हूँ। बीच में ऑब्वियसली बच्चों ने अगर डाउट पूछा है मैंने उसको सॉल्व तो किया है, बट रियल टाइम मैंने सॉल्व नहीं किया। 2018 के बाद 7 साल बाद वापस मैं आज इस पेपर को देख रहा हूँ, ठीक है। बट हाँ ऑब्वियसली कुछ क्वेश्चंस मैंने देखे हुए थे, क्योंकि मैं मतलब करता ही रहता हूँ क्वेश्चंस, बच्चे डाउट लेके आते रहते तो मुझे दिखता ही रहता है ये सब सवाल। तो ठीक है, इसलिए मेरे टाइम के साथ आप टाइम को कंपेयर मत करो, बस आप देखो कि मैं अप्रोच कैसे कर रहा हूँ सवाल को। इन्हें रेडियस आर दिया है, कैपिलरी ट्यूब मतलब फ्लूइड का सवाल है। मतलब पहले एक बार सोच लो कि कौन सा चैप्टर का सवाल है ये। वाटर राइजेस टू हाइट एच दिया है, एक बार फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो मान लो एच हाइट तक पानी ऊपर गया है, ठीक है। व्हाट सरफेस टेंशन ऑफ दिया गया है सिग्मा, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट दिया गया है थीटा, इग्नोर मास ऑफ वाटर इन द मेनिस्कस, करेक्ट। फॉर गिवन मटेरियल ऑफ द कैपिलरी ट्यूब एच डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन आर, एच इज इंडिपेंडेंट ऑफ सिग्मा, एच इज, अच्छा मतलब एच का बेसिकली मुझे कुछ फैक्टर चाहिए ना, मतलब मुझे एक्सप्रेशन चाहिए ताकि मैं रिलेट कर सकूँ। फॉर्मूला आता है इसका 2t cos थीटा बाई रो जी आर, आर इज द रेडियस ऑफ द ट्यूब, थीटा इज द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, इज द सरफेस टेंशन, यहाँ पे सिग्मा बोला गया है उसको। तो अगर मैं देखूँ कि एच डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन आर, आर अगर बढ़ा दिया तो आर बढ़ गया तो एच घटेगा, करेक्ट है। एच इज इंडिपेंडेंट ऑफ सिग्मा, फॉल्स है। इन दिस एक्सपेरिमेंट, इफ दिस एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड इन लिफ्ट गोइंग अप विथ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन, मतलब जी प्लस से हो जाएगा, तो जी इफेक्टिव बढ़ेगा तो एच घटेगा, सही है। एच इज प्रोपोर्शनल टू कॉन्स्टेंट एंगल, गलत है। अगर थीटा बढ़ा तो कोसाइन के साथ प्रोपोर्शनल है वैसे, पर थीटा बढ़ा तो कॉस थीटा घटेगा, तो वैसे भी गलत ही है ये। चलो थर्ड बन गया। फोर्थ, द फिगर बिलो स्विचेस S1 and S2 are closed simultaneously, starts to flow in the circuit, both the batteries have the same magnitude of electromotive force, okay. Ignore mutual inductance between the inductors, I max at time this, आई फील इस पर थोड़ा टाइम लगने वाला है क्योंकि 2 सर्किट का सवाल है, कुछ हो सकता है इक्वेशन वगैरह इन्वॉल्व हो, बाद में करते हैं इसको, बाद में अप्रोच करते हैं। टू इन्फिनिटी लॉन्ग स्ट्रीट वेयर्स लाइन द एक्स वाई प्लेन along the lines this, ओके। इससे भी टाइम लगेगा यार, फिगर वगैरह बनाना होगा इस पर, बाद में करते इसको। हाँ ये जल्दी बन जाएगा, टिपिकल ग्राफ का सवाल है। ठीक है, 1 मोल ऑफ गैस दिया गया है, मोनो एटॉमिक है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। साइक्लिक प्रोसेस है, दिख ही रहा है वो, तो इट्स ट्रू बोला गया है। प्रोसेस 1 इज आइसोकोरिक प्रोसेस, ऑब्वियसली आइसोकोरिक में ग्राफ सीधा होता है क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम होता है उसका, 1 तो नहीं होगा। 2 एब्जॉर्ब्स हीट, यहाँ पे अगर मैं देखूँ Q इक्वल टू U प्लस W, तो U 0 है क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। V इंक्रीज़ हो रहा है तो वर्क डन पॉजिटिव है, अगर वर्क डन पॉजिटिव है तो Q भी क्या आएगा, पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे एब्जॉर्व हो रहा है, सही बात है। प्रोसेस 4 गैस रिलीज हीट उल्टा जा रहा है तो ऑब्वियसली सही होगा, अगर 2 में एब्जॉर्व होगा तो 4 में तो रिलीज ही होगा। 1 and 3 आर नॉट आइसोबारिक, आइसोबारिक का ग्राफ क्या होता है, VT ग्राफ, V प्रोपोर्शनल टू T कांस्टेंट लाइन होता है, ये तो नहीं है ऑब्वियसली, मतलब आइसोबारिक नहीं है, मतलब सच, मतलब करेक्ट स्टेटमेंट है, आइसोबारिक नहीं है बट हाँ नॉट आइसोबारिक करेक्ट स्टेटमेंट है, तो आंसर इज BCD। आपको दिख जाएगा कि ये क्वेश्चन जल्दी बन जाएगा, तो ऐसे आपको एनालाइज करना होगा। मुझे दिख गया कि ये दोनों क्वेश्चन टाइम लेंगे तो मैं बाद में करूँगा, आराम से करूँगा इनको, ठीक है। सेक्शन ए हो गया, एक बार टाइम लिख लो कितना बचा है, तो 6 मिनट हुआ है, सेक्शन ए में हो गया 6 क्वेश्चन 6 मिनट, फेयर एनफ, स्पीड सही है। अगला देखते हैं, तो चलो A प्लस बी दिया गया है यहाँ पे, ओके। फॉर द फर्स्ट टाइम वैल्यू ऑफ टाउ इन सेकेंड्स इज, टाउ क्या है भाई यहाँ पे, ओके। अच्छा ऐसे टाइम पे ये दोनों इक्वल हो रहा है, इक्वल हो रहे हैं मतलब, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो A प्लस बी को निकाल लेते हैं पहले और A माइनस बी को निकाल लेते हैं पहले।
तो ए प्लस बी अगर मैं देखूँ यहाँ पे, ये बन जाएगा ए इंटू 1 प्लस कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस ए साइन ओमेगा टी जे कैप। और अगर मैं ए माइनस बी को देखूँ, ये बन जाएगा ए इंटू 1 माइनस कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस ए साइन ओमेगा टी जे कैप। माइनस होगा ना, सॉरी माइनस होगा यहाँ पे। ओमेगा का वैल्यू मुझे क्वेश्चन पे दिया गया है तो मुझे घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब मुझे इसका मॉड निकालना है। अगर मॉड निकालो तो इन सबका स्क्वायर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2 कॉस ओमेगा टी प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये बन जाएगा। यहाँ से मैं रिड्यूस करूँ तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2 ए स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और 2 ए स्क्वायर, तो 2 ए स्क्वायर 1 प्लस कॉस ओमेगा टी ऐसा कुछ बनेगा आई थिंक। और यहाँ पे आई थिंक बनेगा 2 ए स्क्वायर 1 माइनस कॉस ओमेगा टी। तो दिस इज़ 2 ए स्क्वायर 2, ये मॉड ए बी का होल स्क्वायर है वैसे, हाँ ध्यान से। तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस प्लस है ना, गलती कर रहा हूँ यार, 2 कॉस स्क्वायर ओमेगा टी बाई 2। तो यहाँ हो जाएगा 4 ए स्क्वायर कॉस ओमेगा टी बाई 2। तो सिमिलरली ये बन जाएगा 4 ए स्क्वायर साइन ओमेगा टी बाई 2। मैं स्टेप्स जंप कर रहा हूँ क्योंकि मैं रियल टाइम अटेंड कर रहा हूँ इसको। तो अगर आपको प्रॉपर डिटेल्स में सोल्यूशन चाहिए तो आप मुझे पर्सनली कंसल्ट कर सकते हो, मैं बता दूंगा आपको। तो अभी ए प्लस बी का अगर इसका होल स्क्वायर निकला है ना, ये इसका होल स्क्वायर निकल के आया है, तो ए प्लस बी का वैल्यू आ गया मेरा बस 2 ए कॉस ओमेगा टी बाई 2 रूट 3 टाइम्स ऑफ, ये हो जाएगा 2 ए साइन ओमेगा टी बाई 2। ज़रूरत नहीं है मुझे 2 ए की, तो यहाँ पे 10 ओमेगा टी बाई 2 कम्स टू 1 बाई रूट 3। तो ओमेगा टी बाई 2 आ जाएगा मेरा पाई बाई 6 30 है ना, हाँ सही है। और ओमेगा वैल्यू पाई बाई 6 है, ये कैंसिल हो जाएगा, टी बन जाएगा 2 सेकेंड्स। तो आंसर इज 2। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कैलकुलेशन गलत हो, एक बार मार्क कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, 2 men are walking along a horizontal line in the same direction, ठीक है, डायरेक्शन सेम है। मैन इन फ्रंट वॉकिंग विद स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड, ओके, एंड द मैन बिहाइंड वॉक्स एट स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, ओके। अ थर्ड मैन इज स्टैंडिंग एट हाइट h above the same horizontal line such that all three are in the vertical plane। एग्जैक्टली कहाँ पे, यहाँ पे भी हो सकते हैं, यहाँ पे कहीं भी हो सकता है ना। मान लो ये मेरा एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इसके ऊपर कहीं पे वो 12 मीटर दूर है, ठीक है। आइडेंटिकल विसल्स, अच्छा मतलब ये डॉपलर का सवाल हो गया। तो 1430 हर्ट्ज़ का विसल दिया गया है। स्पीड ऑफ साउंड दे दिया गया है 330 मीटर पर सेकेंड, ओके। 10 मीटर अपार्ट है दोनों। अच्छा, स्टेशनरी में इक्वी डिस्टेंट, हाँ चलो वही तो, मतलब बोलना पड़ेगा ना कितना दूर है, वरना कैसे एनालाइज करेंगे, ठीक है। तो ये डिस्टेंस आपको क्वेश्चन में दिया गया है 12 आई थिंक, ये 12 है, तो ये 5 बन जाएगा, ये 5 बन जाएगा। सीधा डॉपलर का सवाल है, तो बीट्स पूछा गया है यहाँ पे, तो बीट्स अगर पूछा गया है तो मैं डायरेक्टली F1 माइनस F2 कर दूंगा। तो अगर F1 लिखो, F0 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F0 इंटू वॉल्यूम ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द साउंड डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ साउंड। ऑब्जर्वर का तो 0 है, तो ऊपर तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है। सोर्स मूव कर रहा है तो नीचे वी एस का आएगा। अब वी एस का यहाँ पे कुछ थीटा मान लो इस एंगल को, तो यहाँ से वी प्लस वी कॉस थीटा होगा, वी माइनस वी कॉस थीटा होगा क्योंकि पास जा रहा है, तो वी माइनस 2 कॉस थीटा माइनस F0 इंटू वी डिवाइडेड बाई, और ये दूर जा रहा है तो वी प्लस 1 कॉस थीटा। चलो, तो यहाँ से ये कॉमन आ जाएगा आपका, और यहाँ पे बनेगा 1 बाई वी, वी कितना होगा 330 माइनस कॉस थीटा होगा, ये 5/12 मतलब 13 बन जाएगा, तो कॉस थीटा का 5/13 मतलब इसी तरह 10/13 लिख दो, माइनस 1/330 प्लस 5/13। ये तो बहुत अजीब कैलकुलेशन आता है यार यहाँ पे। चलो देखते हैं, वी F0 शायद कुछ कट जाए क्योंकि एडवांस का भरोसा नहीं है, शायद एन में वो कट जाता है। 13 और 3 इंटू 11 हो जाएगा यहाँ पे, तो 33 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये बन जाएगा 429 है ना, सही है ना। 13 इंटू 33 करेक्ट है। 9 3 3 3 9 3 3, तो यहाँ पे 9 बनेगा, 2 बनेगा, 4 बनेगा, 429। तो यहाँ पे 4290 माइनस 10 मतलब 4280 माइनस 13 बाई
4280 प्लस 5 मतलब 4290 प्लस 4295। चलो तो यहाँ से थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको। v का वैल्यू 330 हो गया, ये हो गया 1430, ऊपर रहेगा एक 13 कॉमन, एक 15 आएगा क्योंकि 4295 माइनस 4280 से एक आ जाएगा। अब यहाँ पे दिक्कत आने वाली है क्योंकि बहुत अजीब से वैल्यूज़ आ गए यहाँ पे, तो एक बार देखते हैं, थोड़ा ध्यान से देखते हैं। ओके 3 से कुछ डिविजिबल तो नहीं दिख रहा मुझे। 6 प्लस 11 11 प्लस 9 20 नहीं दिख रहा है कुछ डिविजिबल, तो यहाँ पे 0 और 0 पहले कैंसिल आउट करते हैं। 143 से कैसे जाएगा कुछ। ओके 5 से थोड़ा देखते हैं कैंसिल करके। 859 859 हो गया यहाँ पे, तो 13 से जाएगा क्या? आई डोंट थिंक जाएगा। सिक्स से कर गया तो 78 मतलब इसमें बनेगा 7 ना 7 9 नहीं जाएगा। अजीब वैल्यूज है यार काफ़ी। कैलकुलेशन कुछ गलत किया क्या मैंने? नहीं यार कैलकुलेशन तो सही लग रहा है। अजीब से वैल्यूज दे दिया इस सवाल पे। और ऊपर से डेसिमल टाइप भी है, समझ भी नहीं आ रहा कि इसमें वैल्यूज सही भी है या नहीं है। ठीक है इसको छोड़ते हैं, अभी ज़्यादा टाइम नहीं देते। 14 मिनट हो गया, वी आर लाइकिंग बिहाइंड अभी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो एक रिंग दिया है और एक डिस्क दिया है, साइड बाय साइड इंक्लाइन प्लेन दिया है, एंगल दिया है कितना 60। स्टार्ट टू रोल विदाउट स्लिपिंग एट द सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम along द शॉर्टेस्ट पाथ इफ द टाइम डिफरेंस बिटवीन देम इज दिस, हाइट ऑफ द इंक्लाइन प्लेन इज मीटर इज। ठीक है ओके तो देखा हुआ सवाल ही था मुझे ये, तो मैंने पहले ही ड्रॉ कर दिया इंक्लाइन प्लेन है क्योंकि रिसेंटली ही मैंने ये क्लास में कराया था क्वेश्चन इसको। तो ठीक है डायरेक्टली कर लेते जल्दी इसको। दो एक रिंग दिया है एक डिस्क दिया है, तो इसका अगर मैं शॉर्ट में यूज़ कर लूँ तो ए ऑफ रिंग मुझे पता है जी साइन थीटा बाई 1 प्लस के, रिंग का k1 होता है, ये बन जाएगा g√3/4। ए ऑफ डिस्क हो जाएगा g√3/1 प्लस 1/2 विच इज़ 3/2, ये बन जाएगा आपका 2 कैंसल्स आउट, तो ये बन जाएगा g/3√3। उसके बाद अगर मैं देखूँ ये आ गया ए रिंग ए डिस्क, तो यहाँ पे ये L हो मान लो, तो H क्या हो जाएगा L sin 60, तो H इज़ L√3/2, तो L बन जाएगा 2H/√3। तो बस पहला टाइम हो जाएगा T1 इज़ 2L/A1 हो जाएगा g√3/4, तो यहाँ से बन जाएगा 16H डिवाइडेड बाई 3G, और T2 हो जाएगा √2 टाइम्स ऑफ L डिवाइडेड बाई A2 विच इज़ g/3√3। √3 कैंसल्स आउट, ये बन जाएगा 4H 4 नहीं बनेगा ना, कितना बनेगा यहाँ पे 4H ही बनेगा ना, 2H/√3 ठीक है, और g/3√3 बनेगा ना। ओके तो ये तो 12 बन रहा है यहाँ पे। ओके तो यहाँ पे बन जाएगा ठीक है, एक बार करते हैं दिस g/3√3। अजीब वैल्यूज आ रहे हैं यार यहाँ पे, 12H/g आ रहा है ना, आई थिंक सही है। g√3/2 इंटू 1 प्लस डिस्क का हाफ आता है, तो 3/2 हो जाएगा यहाँ पे, 3 कैंसिल। ओह यहाँ पे गलत हुआ है थोड़ा सा, g/√3 आएगा यहाँ पे। ध्यान से जल्दबाजी में, इसीलिए ये फॉर्म बन ही नहीं रहा था हाथ से ही। अब T1 माइनस T2 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 2 - √3/√10, तो T का वैल्यू हो जाएगा 4√H/3G माइनस T2 का वैल्यू हो जाएगा 2√H/G इज इक्वल टू 2 - √3/10।
रूट टेन जी कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं हम 2√h/√3 को कॉमन ले सकता हूँ, तो ये बनेगा 2 - √3 टाइम्स इक्वल टू -√3, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे h बन जाएगा 3/4 विच इज़ कितना 0.75। तो चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत टाइम ले लिया इस सवाल ने, और 9 सवाल बचे होंगे। एटीन मिनट्स हो गया यार, जल्दी करते होगा। चलो नेक्स्ट, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम दिया गया है, फ्रिक्शनलेस फ्लोर दिया गया है, स्प्रिंग कांस्टेंट दिया है 2, मास ऑफ द ब्लॉक दिया है 2, इग्नोर मास ऑफ द स्प्रिंग, इनिशियल स्प्रिंग इज अनस्ट्रेस्ड पोजीशन, ठीक है। अनदर ब्लॉक ऑफ मास 1 kg दिया है यहाँ पे, मूविंग विद स्पीड ऑफ 2 मीटर/सेकंड, कोलाइड्स इलास्टिकली बोला गया है। द कोलिशन सच दैट द 2 kg ब्लॉक डज नॉट हिट द वॉल, मतलब यहाँ पे कुछ कोलिशन नहीं हो रहा है। द डिस्टेंस इन मीटर्स बिटवीन द 2 ब्लॉक्स व्हेन द स्प्रिंग रिटर्न्स टू इज अनस्ट्रेस्ड पोजीशन, बढ़िया। मतलब ये जब यहाँ से जाके यहाँ तक वापस आ जाएगा, तब तक ये कितना भाग गया, मतलब तब तक ये 1 kg वाला जो ब्लॉक है वो कितना चला गया, ये पूछा गया है। मतलब बेसिकली मुझे यहाँ से यहाँ तक टाइम चाहिए, तो टाइम हो जाएगा यहाँ तक। टाइम पीरियड होता है 2π√m/k, m/2, k/2, तो ये हो गया टोटल टाइम पीरियड, बट ये बस आधा टाइम ले रहा है, तो ये पाई टाइम में ये वापस आ जाएगा। तो पाई टाइम में ये कितना गया ये पूछा है मुझसे, तो ये जाएगा जितना भी v1 होगा इंटू पाई। अब v1 क्या होगा इसमें, m1 - m2/m1 + m2 × u1, तो विच इज़ कितना -2/3, तो इसका आंसर हो जाएगा -2π/3। 2π/3 मतलब 3.14 टाइम्स ऑफ, डिवाइड कर दो 3 से, तो ये बन जाएगा कितना 3 × 3, देन ये 0.1 देन ये बन जाएगा 2, और एक फैक्टर ले लेते हैं ताकि मल्टीप्लिकेशन में कुछ एरर ना आ जाए। 2 9, ये देखो मतलब 2.08 आ जाता है अगर फैक्टर नहीं लेते, तो आंसर इज 2.09। चलो यहाँ पे मैंने टाइम का थोड़ा सा अच्छे से यूटिलाइजेशन कर लिया। नेक्स्ट 3 कैपेसिटर, दिस कैपेसिटर क्वेश्चन है, बाद में करेंगे, लंबा क्वेश्चन है। ये भी लंबा क्वेश्चन लग रहा है, बट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का ना, तो आसानी होगा शायद से। के कैप में दिया है B1, B2 दिया है, के कैप में ही दोनों सेम डायरेक्शन में ही है, और एक पार्टिकल V0 दिया है। तो इसमें अगर फोर्स में देखो, फोर्स लगेगा x की तरफ, तो यहाँ पे फोर्स होगा, तो ये एक ऐसा सर्कल लेगा। बड़ा कौन सा है, B2 बड़ा है B1 से, तो B2 बड़ा है तो इसका रेडियस छोटा होगा, तो ये अगला छोटा रेडियस होगा, ठीक है। तो टिपिटल T बोला है, तो ये वापस से ऐसे घुसेगा, तो वापस से एक बड़ा सा रेडियस देगा, तो ये ऐसे चलते रहेगा। क्या बोला गया है, T द टाइम वेयर द पार्टिकल क्रॉसेस द x एक्सिस फ्रॉम बिलो फॉर द फर्स्ट टाइम। अच्छा, मतलब ये जो मोशन है ये पूरा टाइम दिया गया है कैपिटल T। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे एवरेज स्पीड पूछा गया है, एवरेज स्पीड मतलब टोटल सेम ही रहेगा ना यार, एवरेज स्पीड v तो कांस्टेंट रहता है मैग्नेटिक फील्ड पे, तो v0 रहना चाहिए आंसर, तो आंसर पाई होना चाहिए। सीधा इतना आसान सवाल तो नहीं देना चाहिए, क्योंकि v0 अगर पाई दिया है डायरेक्ट आंसर वही रहेगा। ओह, एवरेज स्पीड पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस, भाई ऐसे ही जगहों पे एडवांस आपके मार्क्स छीन लेता है। अलोंग एक्स एक्सिस बोला गया है, अगर बहुत जल्दबाजी में हो आप पाई मार्क करके आगे बढ़ सकते हो, बट यहाँ पे बहुत ध्यान से आपको देखना है कि अलोंग एक्स एक्सिस बोला गया है। शायद से मुझसे भी ये सवाल गलत बना होगा एग्जाम के दिन, हो सकता है, क्योंकि मैं बहुत रश में था। केमिस्ट्री में मेरे पास बहुत सारा टाइम चला गया था, फिजिक्स में मैंने बहुत रश किया था, ठीक है। तो चलो देखते हैं, एवरेज स्पीड पूछा गया है, तो v हो जाएगा तुम्हारा एवरेज। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने, एक डायमीटर इधर गया, एक डायमीटर इधर आया, तो 2r1 + 2r2 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन, तो 2r1 टाइम्स ऑफ r1 + r2, और t हो जाएगा मेरा 2 नहीं होगा ना, πm/q होता, तो πm/q_b1 + πm/q_b2। r को भी ब्रेक करते हैं, mv/q_b1 + mv/q_b2 डिवाइडेड बाई πm/q_b1 + πm/q_b2। तो यहाँ पे मैं देखूँ, अगर v को कॉमन निकालूँ तो m/q_b1 m/q_b2, या पाई को कॉमन निकाल लो तो m/q_b1 m/q_b2, तो बचेगा बस 2v पाई, पाई कैंसिल रहेगा, आंसर 2। चलो और 6 क्वेश्चन बचे। Sunlight of intensity 1.3 kW/m² incident normal on thin convex lens of focal length. This ignore the energy loss of light due to lens and the lens aperture sizes. Sunlight का intensity दिया गया है, तो I दिया है 1.3 kW/m²। convex lens of focal length दिया है
20 cm. Ignore the energy loss of light due to the lens and assume that the lens aperture size is much smaller than the focal length. ठीक है, ठीक है. Average intensity of light at a distance 22 cm from the lens on the other side is. बढ़िया. तो इस पे मैं क्या कर सकता हूँ? ओके, तो अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस मान लूँ यहाँ पे, आई थिंक ये सब बाद में करना चाहिए, मुझे पहले स्कोर कर लेता हूँ. Two connecting cylinders of equal length but different radii are connected in series between two heat paths at T1 300 and T2 is at 100. The radius of the bigger cylinder is twice of that of the smaller one. तो radius of the bigger cylinder I think ये बोला गया है, लेंथ दोनों का सेम है, इसका रेडियस जो है इसका ट्वाइस होगा. The thermal conductivity of the smaller one is K1 K2 if the temperature of the junction of the two is 200 Kelvin. देन K1 by K2 इस. अच्छा, ये तो सीधा उसका सवाल बन गया. तो K1 इंटू एरिया पाई आर स्क्वायर बाई एल इंटू 200 माइनस 300 प्लस K2 इंटू पाई 2r स्क्वायर बाई एल इंटू 200 माइनस 100 इज इक्वल टू 0. तो पाई आर स्क्वायर एल कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे. तो K1 माइनस 100 बनेगा यहाँ पे, प्लस 4K2 इंटू 100 बनेगा यहाँ पे इज इक्वल टू 0. 100 कैंसल्स आउट, तो K1 बाई K2 आ गया 4. तो आंसर इज़ 4. आसान सवाल था ये भी. नेक्स्ट, ठीक है, यहाँ पे आ गया. तो कितना हुआ है? 24 मिनट्स. ओके, मैंने छोड़ा कितने क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं. 1 2 आई थिंक 4 क्वेश्चन से भी तकलीफ, 3 4 5. ओके, 5 क्वेश्चन में छोड़ के रखा हूँ अब तक. ठीक है, क्वेश्चंस हो गए 14, तो 9 क्वेश्चन मैंने अटेंड किया अब तक. ठीक है, चलो. इन EM wave the electromagnetic phenomena relate to each other, therefore the dimensions of electric magnetic quantities must be also related to each other. EB stands for dimensions of electric magnetic field. डायमेंशन का क्वेश्चन था ये. E नॉट म्यू स्टैंड फॉर डायमेंशन ऑफ द परमिटिविटी एंड दिस, एल एन टी डायमेंशन दिस. अच्छा, ओके. रिलेशन बिटवीन E एंड B इज़, मुझे ये पता है कि E इक्वल टू B इंटू C होता है, तो E बाई B आ जाएगा मेरा बस C. अब C का वैल्यू होता है मेरा मीटर पर सेकेंड, तो E का आ जाएगा B टाइम्स ऑफ LT-1. चलो बढ़िया, टाइम बच गया यहाँ पे. नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन एप्सिलॉन नॉट एंड ई नॉट. तो म्यू नॉट ई नॉट होता है मेरा C स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन -1 L2T-2 L2T-2 बन गया. ओह, बहुत आसान सवाल था. नेक्स्ट, इफ मेजरमेंट errors in all independent quantities are known, then it is possible to determine the error in independent quantity. This is done by the series expansion of this. Okay, ठीक है. नॉर्मल एरर का पैराग्राफ दिया है. कंसिडर रिलेशन R इक्वल टू 1 माइनस A 1 प्लस A dimensionless quantity A. If the error in the measurement of A is delta A, then what is the error in determining the R? ठीक है, तो ठीक है, मैं इसमें डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ. तो डी आर आ जाएगा, पहले 1 माइनस A को करते हैं, तो माइनस DA टाइम्स ऑफ 1 प्लस A. नेक्स्ट, प्लस 1 माइनस A आ जाएगा, यहाँ पे एक D आएगा, डिवाइडेड बाई 1 प्लस A होल स्क्वायर आएगा. ओके, एरर R पूछा गया, तो ये डेल्टा R बन गया, तो माइनस DA माइनस ADA प्लस DA माइनस ADA बाई 1 प्लस A होल स्क्वायर. DA कैंसिल, ये आ जाएगा माइनस 2ADA बाई 1 प्लस A होल स्क्वायर. मैग्नीट्यूड पूछा गया है, तो डेल्टा का मैग्नीट्यूड आ जाएगा 2A डेल्टा A बाई 1 प्लस A होल स्क्वायर. ऑप्शन है क्या? 2A डेल्टा A बाई 1 प्लस A होल स्क्वायर. भाई ऑप्शन में ही नहीं है, ऐसी क्या गलती कर दी मैंने. इज द एरर डेल्टा आर ही पूछा है ना, तो डी आर में करूँ अगर, माइनस DA बनेगा, 1 प्लस A रह जाएगा, प्लस 1 माइनस A रह जाएगा, DA रह जाएगा, डिवाइड बाई 1 प्लस A होल स्क्वायर रह जाएगा. यू भी लगा दिया मैंने, तो यहाँ से मेरा माइनस DA रहेगा, माइनस AD रहेगा, प्लस DA रहेगा, कट जाएगा, विच इज़ माइनस AD रहेगा. तो बस बनेगा 2A डेल्टा A 1 प्लस A होल स्क्वायर. क्यों आ रहा है यार यहाँ पे, क्या गलती कर दी मैंने. एक काम करते, इसको ऐसे ब्रेक कर लेते हैं, शायद कुछ गलती हो रही होगी. 1 माइनस A
1 प्लस ए टू द पावर माइनस 1, दिस इज 1 माइनस ए होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन जाएगा, अगर ये 1 माइनस ए होल स्क्वायर बन गया तो डेल्टा आर बन जाएगा यहाँ पे ये तो आंसर आना चाहिए यार। कुछ प्रिंटिंग करवा है क्या यहाँ पे? सीधा आंसर तो ये बन रहा है बी। वापस एक बार देख लेते हैं। आर दिया है 1 माइनस ए पे 1 प्लस ए, डी आर हो जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन। एक बार डी आर बाई आर का भी देख लो क्या, बट ज़रूरत नहीं है वैसे। डी आर हो जाएगा 1 माइनस ए, तो ये माइनस डी रहेगा, 1 प्लस ए रहेगा, प्लस अब ये 1 प्लस 1 माइनस ए रहेगा, ये ओहो ये हमें माइनस होगा ना यार, यू वी रूल पे तो नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे ए डी ए कटेगा, रहेगा बस -2 DA। थैंक गॉड मैंने मार्क नहीं किया था। तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा ए विच इज़ 2 डेल्टा ए पे 1 प्लस ए होल स्क्वायर। तो ध्यान से यहाँ पे बहुत, ये मैंने गलती, मैंने ये पूरा पैराग्राफ मैंने गलत था एडवांस में, मुझे याद है, क्योंकि मैंने यहाँ पे डेल्टा आर बाई आर निकाल लिया था, क्योंकि सारे स्टैंडर्ड बुक्स में यही निकालने को बोलते हैं। तो मुझे लगा था कि यही पूछा गया होगा, तो मैंने जल्दबाजी में डेल्टा आर बाई आर कर दिया था, और वो ऑप्शन था ऑलरेडी पेपर पे। ठीक है, जो भी है, तो ये आंसर आ जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। In an experiment, the initial number of radioactive nuclei is 3000. It is found that इतने nuclei decayed in the first 1 second. If this ln1 plus x is this, okay, then error in the determination of this is, तो इसका आता है n equal to n नॉट e पावर माइनस लैम्डा टी। तो इसका डिफ्रेंशिएशन कर दूँ मैं, डी एन हो जाएगा n नॉट e पावर माइनस लैम्डा टी इंटू माइनस लैम्डा। तो मुझे किस में चाहिए? किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया मैंने अभी? एरर किस पे था? ओके, ठीक है, कुछ और तरीका आजमाते हैं यहाँ पे। 1000 प्लस माइनस डिकेड इन फर्स्ट 1 सेकेंड्स, डिटरमिनिस्टिक कांस्टेंट लैम्डा एस, करेक्ट। कितने बचा? 30 मिनट्स हो चुके हैं, जल्दी करना होगा। n दिया गया है मुझे n नॉट e पावर माइनस लैम्डा टी, ये तो होता है मेरा n। अब मुझे यहाँ से निकालना है dn/dt। तो अगर मैं dn/dt करूँ, रेट तो नहीं पूछा गया है मुझे, इनिशियल नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई दिया गया है, तो 3000 बन गया ये e पावर माइनस लैम्डा टी। ठीक है, द एरर इन लैम्डा डिटर्मिनेशन ऑफ द डीके कांस्टेंट। तो अगर मैं दोनों तरफ लॉग ले लो, कुछ फ़ायदा होगा मुझे? तो ln n इज इक्वल टू ln 3000 माइनस लैम्डा टी, ये लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, तो अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँ यहाँ पे, तो ये बन जाएगा मेरा 1/n dn, ये 0 बन जाएगा, माइनस लैम्डा रहेगा, माइनस टी टाइम्स ऑफ डी लैम्डा रह जाएगा। तो डी एन का वैल्यू हो जाएगा 40, एन का वैल्यू हो जाएगा 1000, टी का वैल्यू हो जाएगा 1, डी लैम्डा मेरा निकल के आएगा यहाँ से। तो डी लैम्डा बन जाएगा मेरा 0 कैंसिल 0.04। यहाँ पे डी लैम्डा लैम्डा नहीं पूछा, बस डी लैम्डा पूछा है, तो डी लैम्डा मेरा 0.04 आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब जो क्वेश्चंस नहीं हुए थे उनको एक बार देख लेंगे। ठीक है, चलिए। एक सेकंड, कुछ गलती नहीं है ना, एक बार दोबारा एक बार रीचेक कर लेते हैं। सही होना चाहिए सब कुछ, बट इतना बहुत
एरर ही पूछा है ना, तो आई डोंट थिंक कुछ गलत किया होगा हमने। यहाँ पे एन अगर पूछा गया है तो अगर एन नॉट पे मैं देखूँ, मतलब यहाँ पे कुछ तो मैंने इनिशियल कंडीशन को यूज़ नहीं किया, तो शायद कुछ गलती हो सकता है यहाँ पे। अब अगर वापस इसको रीचेक करते हैं, मुझे थोड़ा इंट्यूशन आ कि गलत हो सकता है। एन का वैल्यू आता है मेरा एन पर ई पर माइनस लैम्डा टी, तो यहाँ पे अगर मैं एन को चेंज करूँ तो मेरा डेल्टा एन मतलब इतने डिके हो गए फर्स्ट सेकंड पे। तो चलो मतलब अगर मैंने एन प्लस डेल्टा एन निकाल लिया तो ये बन जाएगा ई पावर माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा डेल्टा टी। ये मेरा एन प्लस डेल एन पे आएगा। अगर माइनस कर दूँ इसको तो डेल एन निकल जाएगा मेरा एन पावर ई पावर माइनस दिस माइनस ऑफ दिस, है ना। ठीक है, अगर मैं यहाँ से माइनस कर दूँ दोनों को, या फिर ई पावर माइनस लैम्डा टी का कॉमन ही निकाल लूँ मैं, तो क्या बनेगा ई पावर माइनस दिस माइनस वन। तो ऑब्वियसली यहाँ का जो वैल्यू है ये बहुत छोटा वैल्यू है ना ये, तो कुछ एजम्पशन अगर यूज़ भी करूँ मैं, क्या है लिख सकता है यहाँ पे मैं, टी वन पे अगर मैं एजम्पशन डाल दूँ ई पर माइनस लैम्डा हो जाएगा यहाँ पे बन जाएगा ई पावर माइनस डेल्टा लैम्डा माइनस वन। ठीक है, इसको एक बार देखते हैं बाद में आके। आई थिंक फॉर नाउ 0.04 मार्क करके आगे बढ़ते हैं। कुछ इशू हो तो देखते हैं, इसको मार्क करना होगा, स्टार मार्क करते हैं इसको, बिना टाइम जा रहा है। बट मुझे थोड़ा इंट्यूशन आ रहा है कि ये थोड़ा सा गलत हो सकता है, क्योंकि इसमें मैंने इस चीज़ को कहीं भी यूज़ ही नहीं किया। ठीक है, देखते हैं। तो जो क्वेश्चन बचे थे उन पर लौटते हैं। पहले मैं अटेम्प्ट कर दूंगा जो कि मुझे थोड़ा सिंपल लगे। इस क्वेश्चन पर कैलकुलेशन में स्टक था, इसको बाद में देखते हैं। जो मैंने अटेम्प्ट नहीं किया वो करते हैं। पहले इस क्वेश्चन देख लेते हैं, फोर्थ क्वेश्चन को। क्या बोला इसमें, दो फिगर दिया गया है, एक स्विच S1 है एक S2 है, दो सर्किट दिया गया है, S1 है S2 है, साइमल्टेनियसली क्लोज किया गया है दोनों को। T0 पे करंट स्टार्ट्स टू फ्लो इन द सर्किट बोला गया है। बोथ बैटरीज एट द सेम मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोला है, मतलब सेम EMF दे दिया गया है। बढ़िया, ठीक है। तो अगर मैं इसमें देखूँ कि बस इस सर्किट को मैं देखूँ, ये एक म्यूचुअल नेटवर्क नहीं है, ये एक सेपरेट सर्किट है, ये एक सेपरेट सर्किट है ना, मैं ऐसे मान सकता हूँ। क्योंकि अगर मैं इस पर इक्वेशन लिखूँगा ना, तो ये कहीं पे यहाँ पे तो कुछ रेजिस्टेंस है नहीं, तो इसका एक सेपरेट इक्वेशन बनेगा और इसका एक सेपरेट इक्वेशन बनेगा। और जैसे ही मैं I1 I2 को निकाल लूँगा, दोनों को प्लस कर दूँगा। बेटर अप्रोच है। तो I1 क्या बन जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये LR सर्किट है, तो I1 बन जाएगा V/R टाइम्स ऑफ 1 माइनस ई पावर माइनस RT/L, ये बन जाएगा I1। I2 बन जाएगा V/R 1, ये भी RL सर्किट है, माइनस ई पावर माइनस RT/2L रेजिस्टेंस आ रही है ना। हाँ, तो यहाँ का जो क्वेश्चन का आई दिया गया है विच इज़ I1 माइनस I2, तो V/R तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा बस V/R ई पावर माइनस RT/2L माइनस ई पावर माइनस RT/L, ये बचेगा। अब बोला गया है मैक्सिमम मैग्नीट्यूड I max एट टाइम t टाउ, तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो टाउ पे आ रहा है। मतलब एक बार डिफ्रेंशिएट कर देते हैं इसको, मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा इसको, तो ये बन जाएगा V/R तो कांस्टेंट ही है, ये बन जाएगा माइनस R/2L ई पावर माइनस RT/2L प्लस R/L ई पावर माइनस RT/L, ये बन जाएगा 0। R/L कैंसल्स आउट, तो इससे अगर मैं कैंसिल आउट करूँ तो बनेगा ई पावर RT/2L पावर माइनस इज इक्वल टू A/2 इज इक्वल टू ई पावर माइनस RT/L। तो इसको नीचे लेके अगर आ गया मैं, तो ई पावर RT/2L कम्स आउट टू बी 2, लॉग ले लो, तो RT/2L कम्स आउट टू बी ln 2, तो T कम्स आउट टू बी
2L/R Ln2। तो टाउ तो निकल गया यहाँ से। और क्या पूछा है? आई मैक्स। अब आई मैक्स में अगर पुट करूँ मैं इन सबको, V/R, तो RT/2L का फॉर्मूला क्या था? Ln2। तो e पर माइनस Ln2 माइनस e पर RT/L का होगा 2Ln2 विच इज़ माइनस Ln4। ठीक है, तो V/R कॉमन रहेगा, e पर Ln2 मतलब Ln1/2 मतलब हाफ माइनस 1/4 विच इज़ हाफ 1/4, तो V/4 आंसर है। तो B एंड D आंसर होगा इसका। चलो टाइम 38 मिनट्स, बढ़िया। 2 infinitely long straight wires lie in the xy plane along the lines x equal to, तो xy plane ड्रॉ कर लो यहाँ पे। 2 infinite long straight wires है इन द एक्स लाइन x equal to प्लस r, एक रहेगा मेरा प्लस r पे। The wire located plus r carries a current I1 and wire located minus r carries a current I2, correct. A circular hoop of radius r is suspended with center at 0, 0, √3r यहाँ पे कहीं पे है, and in the plane parallel to the xy plane। ओके गलत ड्रॉ किया मैंने शायद से। अच्छा वायर्स ही xy प्लेन पे है, तो एक ऐसा वायर हो गया प्लस आर पे, एक ऐसा वायर हो गया माइनस आर पे, और एक 0, 0, √3r पे है। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, पैरेलल टू द एक्स प्लेन, मतलब ऐसा कुछ है ये। ठीक है, ओके ये √3r पे है और ये r पे है, बढ़िया। दिस लूप कैरीज ए कांस्टेंट करंट I इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ऐसे करंट I कैरी कर रहा है ये। द करंट इन द वायर इज टेकन टू बी पॉजिटिव इफ इट इज़ इन द प्लस j डायरेक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द मैग्नेटिक फील्ड इज ट्रू। तो ये I1 कैरी कर रहा है, ये I2 कैरी कर रहा है। इफ़ I1 इक्वल टू I2 देन B कैन नॉट बी ज़ीरो एट द ओरिजिन। अगर I1 I2 की इक्वल है और अगर पॉजिटिव मतलब दोनों का आई थिंक साइन भी सेम बताया जा रहा होगा, तो अगर सेम साइन है तो I1 मेरा माइनस I1 K पे देगा, मतलब I1 I2 दोनों मान लो पॉजिटिव है, तो I1 K पे देगा, I2 भी K पे देगा। तो और बट ये I जो देगा, I देगा मेरा अंदर, चांसेस तो है, चांसेस अगर है तो यहाँ से ये कितना देगा, ये देगा μ0, ऑरिजिन पे कितना देगा μ0 I1/2r, ये देगा μ0 I2/2r, और ये देगा μ0 I टाइम्स ऑफ √3r। ये था ना कुछ फॉर्मूला, अगर ऐसा कुछ करंट कैरिंग वायर है तो ये देगा μ0 I बाई, फॉर्मूला क्या था मुझे याद ही नहीं आ रहा इसका, μ0 I बाई कुछ था ना 2πx μ0 IX बाई दिस। बट ऐसे भी मान लो कि ये तो निकल ही जाएगा डायरेक्टली। आई थिंक ये √3r है, ये r है, तो ये 2r हो जाएगा। तो सीधा सीधा हाँ मुझे याद आ गया, मतलब यहाँ से ये √3r है, ये r है, तो स्लैंट हेड वाला मान लो बस, तो μ0 I बाई 2r रहेगा, ये पाई रहेगा, सॉरी सब में एक पाई है। ठीक है, तो √3r होल स्क्वायर होके ये रह जाएगा 2r, और ये इन्फिनिटली वायर है तो 2 पाई रहेगा। तो अगर I1 I2 इक्वल है ओके B0 तो हो ही नहीं सकता फिर। इफ़ I1 इक्वल टू I2 देन B कैन नॉट बी ज़ीरो बोला गया है। हाँ मतलब ओरिजिन पे अगर I1 I2 इक्वल हो गया तो दोनों मेरे किस तरफ देंगे, I1 जिस तरफ देगा I2 इसका ऑपोजिट देगा, तो I1 I2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बस बचेगा मेरा सर्कुलर कॉइल का। तो ये सही जवाब है। इफ़ I1 ग्रेटर देन 0, I1 ऊपर की तरफ दे रहा है, I1 नीचे की तरफ दे रहा है, देन B कैन बी इक्वल टू 0 एट द ओरिजिन। तो ये हो सकता है अगर मैंने समहाउ I को ऐसे एडजस्ट कर लिया कि वो कैंसिल आउट हो जाए, हाँ हो सकता है। I1 अगर लेस देन 0 है, I1 नीचे की तरफ जा रहा है, I2 ऊपर की तरफ जा रहा है, देन B कैन बी 0 इक्वल टू 0 एट द ओरिजिन। ये भी हो सकता है क्योंकि अगर मैं एडजस्ट कर ले तो हो जाएगा। I1 I2 अगर इक्वल है, मतलब ऐसा मान लो कि I1 दे रहा है प्लस K में, ठीक है, I2 भी दे रहा है
प्लस के में, दोनों प्लस के में दे रहा है, और मेरा जो आई मतलब जो सर्कुलर लूप है वो दे रहा है माइनस के में। अब मुझे आई और आई वन के बीच कुछ रेशियो दिया नहीं गया है ना, तो आई और आई वन ऐसे एडजस्ट हो गए कि वो रेशियो कैंसिल आउट हो गया, वो वैल्यूज इक्वल हो गए, तब तो जीरो हो जाएगा। इफ़ आई वन इक्वल टू आई टू देन द जेड कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप इज, देन जेड कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप बोला गया है। अगर आई वन आई टू इक्वल हो गए तो ये तो बस सेंटर ऑफ अगर लूप अगर हो गया तो म्यू नॉट आई बाई टू आर तो रहेगा ही खुद का, बट अगर दोनों सेम डायरेक्शन पे हो गए तो मान ले ये लूप ऐसा दिख रहा है, तो वो वाला बंदा देगा इस तरफ, ये आई वन देगा इस तरफ बी वन, और आई टू देगा उस तरफ होगा आई टू, इस तरफ होगा आई वन, और फिर नेट इस तरफ रह जाएगा, और एक खुद का तो है ही, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि कुछ एडिशनल रह जाएगा ना इन दोनों का कंपोनेंट एक। तो 5 हो गया आंसर, ए बी सी होना चाहिए इसमें। नेक्स्ट, ये तो हो गया था, ये कैलकुलेशन बेस्ड सवाल था, इसको बाद में देखते हैं वापस। 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स C1 से to C3 हैव कैपेसिटेंसेस ऑफ 1 म्यू फैराड ईच एंड दे आर अनचार्ज्ड इनिशियली। ठीक है, ये सारे ही अनचार्ज्ड हैं। They are connected in a circuit shown in the figure. C1 is then filled completely with the dielectric of material epsilon r. The cell electromotive force of 8 volt. First, the switch S1 is closed, while the switch S2 is kept open. When the capacitor C3 gets fully charged, तो इसमें हो जाएगा plus C V naught minus C V naught. When fully charged, S1 is opened and S2 is closed simultaneously. When all the capacitors reach equilibrium, the charge on C3 is found to be 5 mu coulomb. तो यहाँ पे भी +8 और -8 था, ठीक है, म्यू कूलम्ब है, मतलब मैं कूलम्ब लिख रहा हूँ फॉर नाउ, ठीक है, लिख लेते हैं। तो जैसे ही ये बंद होगा डेफिनेटली इससे कुछ चार्ज फ्लो करेगा, तो ये -q हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे +q होगा, यहाँ पे -q होगा, यहाँ पे +q होगा, यहाँ पे -q होगा, यहाँ पे वापस से +q आ जाएगा। तो अगर मैं इसमें लिखता रहूँ से प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस से करके, तो इसमें आएगा q इक्वल टू सी वी, तो 8 + q बाई सी प्लस यहाँ से माइनस में जा रहा हूँ ना, तो यहाँ पे प्लस टू माइनस जा रहा हूँ, तो माइनस ऐसा अगर मूव करूँ मैं प्लस टू माइनस जा रहा हूँ, तो -q बाई सी -q बाई सी, सी यहाँ पे एप्सिलॉन सी होगा इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये भी दिया गया है कि 8 + q का वैल्यू है 5, तो q का वैल्यू हो जाएगा -3, तो ये हो जाएगा -5 + 3 बाई ई इक्वल टू 0। तो 3 बाई ई आ गया तुम्हारा 2, तो ई आ गया मेरा 3/2, तो विच इज़ 1.5। ठीक है, टाइम क्या हो रहा है 46, 1 घंटे में हो जाना चाहिए। सनलाइट ऑफ इंटेंसिटी दिया गया है 1.3 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर इज इंसिडेंट ऑन दिस नॉर्मली कन्वेक्स फोकल लेंथ 20 cm। ठीक है, तो यहाँ पे एक कन्वेक्स लेंस दिया गया है जिसका फोकल लेंथ है 20 cm, और सनलाइट अगर आएगा तो पैरेलल आएगा मान लो, ठीक है, फोकस पे मीट करेगा वो, मस्त फोकल लेंथ, एवरेज इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन किलोवाट एट डिस्टेंस 22 cm। तो यहाँ पे पूछा गया इंटेंसिटी क्या होगा, तो पावर तो आई थिंक सेम ही रहेगा ना, तो पावर अगर तो मतलब पावर सेम रहेगा, तो बस एरिया का रेशियो निकाल लेते हैं। तो एवरेज इंटेंसिटी बोला गया, एपर्चर साइज दिया है कि डिस्टेंस दिया गया है, ठीक है। तो अगर मुझे समहाउ एरिया पता है तो मैं इंटेंसिटी इंटू एरिया करूँगा तो मुझे पावर मिल जाएगा, ठीक है। इसको क्या लॉजिक यूज़ कर सकते हैं, मान सकते हैं ना कि यहाँ पे एक सोर्स है, यहाँ से पावर एमिट हुए जा रहा है, तो 2 सेंटीमीटर दूर पूछा गया है कि एरिया कितना सा होगा, ये भी मान सकते हैं। या फिर अगर मैं सिमिलरिटी यूज़ कर दूँ तो ए 20 A1 हो जाएगा,
ये 20 हो जाएगा। तो A1/20 जो होगा, मतलब सॉलिड एंगल में इक्वल कर दे रहा हूँ, तो बेसिकली हाँ सॉलिड एंगल इक्वल कर देता है ना, बढ़िया, ये आ जाएगा आंसर। तो यहाँ का जो सॉलिड एंगल है, यहाँ का जो सॉलिड एंगल है वो सेम रहेगा। तो सॉलिड एंगल फॉर्मूला होता है, जैसे कि एल इक्वल कितना होता है आर थीटा, तो थीटा कितना होता है L/R, वो होता है A/R²। तो वही यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये मान लो अपर्चर साइज़ का A1 है, तो A1/20² इज इक्वल टू A2/2²। ये आई थिंक बेटर अप्रोच होगा। तो A1/A2 आ जाएगा 400/4 विच इज़ 100। तो A1/A2 अगर आ गया तो मुझे यहाँ से P/A1 तो पता है, जिसका वैल्यू है 1.3 × 10⁻3। अच्छा किलोवाट में पूछा गया तो 1.3। तो मुझे P/A2 चाहिए, तो विच इज़ P/A2 इज़ A1/100, तो विच इज़ 1.3 × 100, तो हो जाएगा 130। आई थिंक ये आंसर होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 14 हो गया था, 15 हो गया था, 16 हो गया था। आई थिंक सारे ही बन गए, एक बचा हुआ है ना बस, लास्ट वाला मुझे थोड़ा डाउटफुल था। और कुछ बचा है क्या? हाँ, और एक ये वाला क्वेश्चन बचा हुआ है जो कि बहुत मतलब बहुत तकलीफ दे रहा है इस क्वेश्चन। मतलब मुझे ऑलमोस्ट इसका आंसर आ गया, बट कुछ तो इसमें अजीब हो रहा है। एक रिंग दिया गया है जहाँ पे दो, हाँ सॉरी रिंग नहीं, टू मैन आर वर्किंग अलोंग दिस दिया गया है। इसके वैल्यूज़ बहुत अजीब दिए गए हैं, वैल्यूज़ ही मैच नहीं आ रहे, कुछ तो इसी में इशूज़ आ रहे थे। कुछ और इजी वे नहीं है क्या इसका? टाइम कितना बचा? 1 घंटा हो गया क्या? नहीं 10 मिनट है। ये एक बनेगा तो लास्ट वाला रहेगा वहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे एक बहुत कैलकुलेशन स्टक वाला सवाल बना हुआ है। तो यहाँ पे समहाउ मैं अगर किसी को इसको अगर ऐसा कर दूँ तो शायद कुछ बात बन सकता है ना। इसको मैं 330 - 10/13 प्लस 10/13 कर दूँ, फिर कुछ बात बनेगी क्या? फिर भी नहीं बनेगी, आई थिंक मुश्किल है, थोड़ी मुश्किल होगा बनना। कुछ और तो यूज़ ही नहीं आ रहा यार, यहाँ पे सीधा सीधा डायरेक्ट सवाल दिख रहा है मुझे। कुछ अप्रोक्सीमेशन वगैरह नहीं, आई डोंट थिंक काम आएगा। एक बार प्रॉपरली कैलकुलेशन स्टडी करते हैं। 9 3 गलती मिल गई यहाँ पे 1। अच्छा नहीं सही तो है। 9 2 4 4 2 9 4290 - 10 विच इज़ 4280, 4290 + 5 विच इज़ 4295। तो 4295 और 4280 ऊपर 15 13 1430 रहेगा, और ये रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं कुछ कैलकुलेशन में देखूँ, कुछ ढंग का यहाँ पे बन नहीं रहा यार। कुछ फैक्टर्स भी नहीं दिख रहे मुझे यहाँ पे। 33 अगर देख लो तो यहाँ पे 9 8 बनेगा, नहीं हो पाएगा। 7 अगर देखो 77 बनेगा, तो यहाँ पे 8 से एक फैक्टर आएगा, वो भी नहीं होगा। 859 किसी का फैक्टर भी नहीं लग रहा मुझे देखने में इसका। कुछ ना कुछ और भी तो यूज़ करना होगा इस पर। बाइनोमियल लगा दो क्या? लास्ट मुझे वही दिख रहा है यार, बाइनोमियल के अलावा कुछ नहीं दिख रहा मुझे। चलो बाइनोमियल लगाते हैं, क्योंकि ये बहुत स्मॉल है, तो विदाउट बाइनोमियल आई डोंट थिंक कुछ काम होगा इस पर। और तो ये हो जाएगा v प्लस, तो यहाँ से भी एक v कॉमन दे देते हैं, तो ये बन जाएगा 1 - 2 cos θ/v
माइनस 1/1 प्लस कॉस थीटा बाई वी। ठीक है, तो ये बन गया एफ नॉट टाइम्स ऑफ 1 प्लस 2 कॉस थीटा बाई वी। आई थिंक बाइनोमियल इज द वे। 1 कैंसल्स आउट, ये बन जाएगा 2 कॉस थीटा एफ नॉट बाई वी। यस, आई थिंक ये होना चाहिए। एफ का वैल्यू इज़ 1430, कॉस थीटा इज़ 5/13, वी इज़ 330, 0 and 0 cancels out, 1 3 1 13 13 13, cancels out, 1 3 is remaining, which comes out to be 15 hertz. Is it correct? Let's check once again. So if we take v is common, v और v cancels out, बचेगा बस 1 minus 2 cos theta by v, 1 plus cos theta by v. If we apply binomial approximation, it comes out to be 1 plus 2 cos theta by v minus 1 minus cos theta by v. 1 and 1 cancels out, so I think this boils down to, oh, it became minus and it will become plus, so there will be 1 3, 1 3 will be here again, 3 and 3 will again cancel out, answer will just be 5. Great question. बाइनोमियल वाज द वे। बहुत बढ़िया सवाल। लास्ट मुझे बस एक ही सवाल पे डाउट है, 6 मिनट बचा है। आई कैन सॉल्व दिस आउट। डाउट तो नहीं है, मतलब हो सकता है कि ये सवाल सही भी हो, मैं कुछ ज़्यादा ओवर थिंक कर रही हो सकता है, शायद इतना ही आसान सवाल हो। n इक्वल टू n नॉट ई पावर माइनस लैम्डा टी, ये मुझे पता है, तो मैं उसको अगर डिफ्रेंशिएट कर दूँ तो dn बन जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे dn n नॉट रहेगा ई पावर माइनस लैम्डा टी प्लस n नॉट, तो n रहेगा, ई पावर माइनस लैम्डा टी सेम रहेगा, यहाँ पे बन जाएगा बस माइनस टी टाइम्स ऑफ डी लैम्डा, ये तो ज़ीरो है। अब दिया गया है कि n का जो चेंज है वो 40 है, तो ये 40 हो जाएगा। n नॉट का वैल्यू बन जाएगा, आई थिंक यहाँ पे कुछ गलत किया था, यहाँ पे n नॉट चाहिए हो रहा है ना, 3000 इंटू ई पावर माइनस लैम्डा टी इंटू माइनस टी का वैल्यू हो जाएगा 1 इंटू डी लैम्डा। अब ई पावर माइनस लैम्डा टी का वैल्यू चाहिए, तो n नॉट का वैल्यू 3000 पता था हमें, तो 1 सेकेंड पे इसका 1000 आ गया था, तो ये पूरे का ही वैल्यू तो 1000 आ जाना चाहिए, तो बस डी लैम्डा ये आना चाहिए, 0.04 आना चाहिए। कुछ गलती तो आई डोंट थिंक हुआ है यहाँ पे। 40/1000 सही यार, 0.04 होगा, आई डोंट थिंक कुछ गलत हुआ होगा, ये अंदर ही यूज़ हो जा रहा है। ठीक है, तो एक बार मेरे पास अभी और भी 4 मिनट है, एक बार पूरा पेपर रिव्यू कर लेते हैं। तो पहले का आंसर मैं अगर देख लूँ, मेरा आ जाएगा BNC, ये तो मैं श्योर हूँ, इस पर आई डोंट थिंक कुछ गलत होगा, ये सीधा सवाल बन गया था। सेकंड का अगर मैं देखूँ, सेकंड का आंसर बन जाएगा मेरा ANC, इसका भी V का वैल्यू डायरेक्ट आ गया था, हाँ सही था, ये भी सही था, ये आई डोंट थिंक गलत होगा कुछ। 3 का भी आंसर मैं देखूँ, 3 का हाँ 3 का स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, ईजी सवाल था, इसको भी मैं ईजी मार्क कर सकता हूँ, इसको भी ईजी कर सकते हैं, इसको भी ईजी कर सकते हैं, ये डायरेक्ट सवाल था एकदम। फोर्थ का अगर मैं देखूँ, फोर्थ का थोड़ा सा अच्छा सवाल था, क्योंकि पहले टाइम में मैंने इग्नोर किया था सवाल को, सोच के कि थोड़ा लंबा क्वेश्चन हो सकता है, बट हाँ इसमें डायरेक्टली लूप्स के इक्वेशंस यूज़ हो रहे थे, तो इसमें उतना टाइम नहीं लगा मुझे, तो ये मीडियोकर सवाल मान लो, क्योंकि देख के थोड़ा बच्चे घबरा सकते हैं इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखूँ मैं, ये वाला क्वेश्चन पे मेरा इस वाले क्वेश्चन पे थोड़ा सा मुझे डाउट है अभी भी, इसमें कुछ गलत नहीं किया ना मैंने। ठीक है, इस पर एक बार लास्ट में आएंगे वापस से। 6th को अगर देख लूँ तो ये 6th सवाल सही लग रहा है मुझे, क्योंकि इस पर कुछ खास नहीं था, ये सही होगा, इजी सवाल मान सकते हैं इसको, 6 इज़ गुड ओनली। 7th क्वेश्चन वाज नाइस, इसका आंसर अच्छे इसमें चेक करना था ना मुझे एक बार, तो A² करूँ तो ये बनेगा, सही है 1 प्लस का भी सही दिखाया मैंने, 1 माइनस सही है,
सही है। ओमेगा टी इज़, ये आएगा, ये आएगा 1/√3, सही है। 1/√3 इज पाई बाई 6, ये भी सही है। ओमेगा कैंसिलर्स T2, हाँ सही होगा ये। 8th का अभी जस्ट किया, अच्छा सवाल है ये। 9th का मैंने कुछ दिन पहले ही क्लास में ही करा था, तो मुझे ऑलमोस्ट ये आधी है क्वेश्चन ये। तो यहाँ पे नेक्स्ट आ जाएगा ये वाला क्वेश्चन। दिस वाज बहुत आसान सवाल सा था ये। पाई पाई में रिटर्न करेगा तब तक ये आगे बढ़ जाएगा, तो 2π/3 ही आएगा, ठीक है, सही होगा ये। नेक्स्ट आइडेंटिकल कैपेसिटर वाला ये अच्छा सवाल था। इसमें अगर मैं एक बार चेक कर लेते इसको, पहले प्लस इट माइनस इट बन जाएगा, फिर प्लस माइनस क्यू हटेगा, क्यू जाएगा, क्यू जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 5, मतलब Q-3। कैलकुलेशन देख लेते हैं, ये 5 बन जाएगा, तो -5 सही है। +3 सही है। ये क्वेश्चन भी, हाँ डायरेक्ट मैंने यहाँ पे सिंबलिक नेचर यूज़ किया है, तो आई डोंट थिंक गलत होगा ये, क्योंकि वैल्यूज़ मैंने यूज़ ही नहीं किया। यहाँ पे मैंने A/R² को कंपेयर किया, क्योंकि सॉलिड एंगल दोनों का सेम होगा। अगर सॉलिड एंगल सेम है तो A1:2 का रेशियो मिल गया मुझे। A1:2 पता है, तो पावर का रेशियो आ गया, मतलब इंटेंसिटी का रेशियो मैंने निकाल लिया है। नॉट रेशियो, मतलब पावर बाई एरिया इंटेंसिटी होता है। तो यहाँ पे P/A1 लिख लिया मैंने, और P/A2 को मैंने सॉल्व कर लिया, ठीक है। ये डायरेक्ट मेरा सवाल था कंडक्टिविटी का, हाँ सही है ये भी आई एम श्योर, ये भी श्योर हूँ, ये भी आई एम प्रीटी श्योर, क्योंकि ये गलती करके ही मैंने सही किया वापस से। हाँ यहाँ पे देयर इज सम डाउट, ये वाले क्वेश्चन पे होना चाहिए सही है, क्योंकि मुझे तो यही लग रहा है यही सही आंसर होगा। एक सवाल पे मुझे भी डाउट है, टाइम है क्या, लास्ट मिनट है, एक सवाल पे भी डाउट है मुझे इस पर, एक बार देख लेते हैं इस सवाल को। I1 I2 अगर सेम है देन B कैन नॉट बी 0 = 0 एट द ओरिजिन, सही आंसर है। I1 > 0 I2 < 0 देन B कैन बी इक्वल टू 0 एट द ओरिजिन, ठीक है। इफ़ I1 < 0 I2 > 0 देन B कैन बी इक्वल टू 0 एट द ओरिजिन। I1 < 0 है, मतलब I1 नीचे की तरफ है यहाँ पे। अगर I1 नीचे की तरफ है और I2 ऊपर की तरफ है, तो I1 देगा इस तरफ, I2 भी देगा इस तरफ, और Z भी दे रहा है इस तरफ, तो 0 कैसे होगा, सब तो सेम तरफ ही आएगा ना। I1 नीचे की तरफ ले लिया था, C नहीं होगा, बच गया -2 से मैं एक बार D भी चेक कर लेते हैं। इफ़ I1 = I2, ठीक है, ऐसा कंपोनेंट रहेगा, तो इसका एक नेट कंपोनेंट रह जाएगा यहाँ पे, और एक तो इसका Z कंपोनेंट रहेगा ही जो खुद के लिए था। तो ये I1 I2 का नेट है, और यहाँ पे ये I का नेट है, तो Z कंपोनेंट था ये, तो ये तो X कंपोनेंट हो गया ना। Z तो बस यही रहेगा μ0I/2R, इसे चेंज ही नहीं होगा। D आंसर भी हो जाएगा, क्योंकि ये तो सेम ही रहेगा ना μ0I/2R। Z कंपोनेंट तो यही होगा, X कंपोनेंट में चेंज आएगा, नेट नहीं होगा μ0I/2R, मुझे नेट लगा था, ये Z कंपोनेंट है। लास्ट मोमेंट पे हो गया क्या 1 आवर, हाँ चलो, आई थिंक यही पेपर है। एक बार आंसर की आप लोग मैच कर देना, ऑफिशियल साइट पे दिया होगा आंसर की, तो आई डोंट थिंक कुछ गलत गया होगा। अगर हो सकता है तो लास्ट क्वेश्चन एक बार रिव्यू कर देना, मैं कमेंट्स पे डाल दूंगा अगर कुछ एरर आया होगा तो, क्योंकि मैंने रियल टाइम में किया, तो हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स गलत हो जाए, बट हाँ एज अ टीचर मैंने इंश्योर किया कि कुछ आंसर गलत ना हो, बट एज अ स्टूडेंट हो सकता है कि मैंने फास्ट किया तो इसलिए मिस्टेक्स कुछ हो सके। ऑब्वियसली मुझे पूरा पेपर सॉल्व करने में 1 आवर लगा है, और एडवांस्ड के दिन पूरा पेपर सॉल्व करना इतना आसान नहीं होता है। ये पेपर मैंने एक बार देखा था, मैंने खुद ने अपेयर किया इस पेपर को, बहुत बार मैंने डाउट डिस्कस किया इस पेपर से, तो इसलिए मेरा स्पीड भी थोड़ा अच्छा था, और जितने भी क्वेश्चन में स्टक था दैट वाज बिकॉज ऑफ कैलकुलेशन एरर, या फिर मैं बीच में स्टक था। इट वाज नॉट लाइक कुछ कॉन्सेप्चुअल जगह पर मैंने स्टक था। ऑब्वियसली बहुत बार मैंने क्वेश्चंस को देखा है, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस हमने किया है, तो वही है कि आप बहुत बार क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहोगे ना, तो आपको फैमिलियरिटी दिख जाएगी, समझ आएगा कि ये क्वेश्चन ऐसे अप्रोच करना है। तो आप मुझसे बस यही सीखो कि क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करते हैं। टाइम कंपटीशन में मत जाओ, मतलब मैंने ट्राई किया बहुत फास्ट करने के लिए, बट स्टिल ये भी ध्यान रखना कि हाँ एडवांस के दिन जो आप क्वेश्चंस देखोगे वो आप पहली बार देख रहे होंगे, तो हो सकते हैं कुछ क्वेश्चंस थोड़ा ज़्यादा टाइम ले, बट हाँ ये भी ध्यान रखना है क्वेश्चंस कैसे पिक करना है, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो आई फील आप लोगों ने ये सीखा होगा क्वेश्चंस कैसे पिक करना है, और साथ ही साथ ये भी देख लिया होगा कि कैसा माइंड सेट होना चाहिए, क्योंकि जब मैं अटेंड कर रहा था ऐसे टाइम्स थे जब मैं किसी क्वेश्चन में स्टक था, बिकॉज ऑफ कैलकुलेशन एरर मैं आंसर नहीं निकाल पा रहा था, बट इवेंचुअली आंसर निकल गया था। ठीक है, तो पेशेंस रखना होगा आपको। हो सकता है कि आंसर्स नहीं आए सीधा, हो सकता है कुछ अप्रोक्सीमेशन यूज़ करना पड़े, बट हाँ आपको एकदम उम्मीद नहीं छोड़नी है कि हाँ नहीं बनेगा, बन जाएगा सवाल, बस टाइम दो, और जो स्कोरिंग क्वेश्चन है उसको पहले कर लो।
वापस मिलेंगे 2018 के पेपर 2 के एनालिसिस के साथ।